देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में आपका आ जाता है लोकेशन प्लान, देन उसके बाद लेआउट प्लान एंड देन उसके बाद साइट प्लान। जो लोकेशन प्लान है, अ लोकेशन प्लान शोज द लोकेशन ऑफ एरिया एंड प्लॉट इज कॉल्ड एज लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान वो प्लान है कि किसी भी साइट का जो भी लोकेशन शो करे उस तरीके का हम जो प्लान ड्राइंग करते हैं वो एक उसको हम लोकेशन प्लान बोला जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा लेआउट प्लान। लेआउट प्लान शुड shows plot and plot boundaries. It is used to fix location of plant. जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जिस प्लॉट पे हमारी वर्किंग हो रही है, उस प्लॉट के उस प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज हैं उसको हम शो करके ड्रा कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेआउट प्लान। देन उसके बाद आपका आता है साइट प्लान। साइट प्लान वो प्लान है कि जहाँ पे हमारी साइट चल रही है, वो रोड किससे कितना दूर है, कितने डायमेंशंस हैं उसके प्लॉट के, और कौन कौन सी उस एरिया में ऐसी प्रपोज बिल्डिंग है, कोई स्कूल है या हॉस्पिटल है, जो भी है वो एक साइट प्लान उसके नियर अराउंड जितने भी रीजन हैं उसको हम एक प्लान बना के ड्रा कर सकते हैं पेपर पे, तो हम उसको साइट प्लान बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लाइन प्लान। ए लाइन प्लान शोज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्रपोज बिल्डिंग with details such as doors and window drawn not to scale. They are used in initial stage of planning. And the building plans, a building plan shows all rooms, walls, doors and windows in detail to scale. They are useful during the execution of work. सो द लाइन प्लान वो प्लान है कि जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी अपने स्ट्रक्चर कोई ड्राइंग है उसको हम ड्रा करते हैं, उसमें से दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे डोर्स एंड विंडो को एक्सेप्ट करके, उनको एग्जाम्प्ट करके हम जो भी प्लान बनाते हैं वो हमारा इसमें आता है लाइन प्लान में। देन उसके बाद है आपका बिल्डिंग्स प्लान। तो बिल्डिंग प्लान वो प्लान हुआ, नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर का, एक पूरी बिल्डिंग का जो प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जिसमें रूम्स हों, वॉल्स हों, डोर्स हों, विंडोज़ वगैरह, ये सब डिटेल जो भी हैं हम उसमें फिल करके जो भी एक प्रॉपर ड्राइंग करके एक प्लान बनाते हैं उसको हम बिल्डिंग्स प्लान बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेनिंग। ऐसे कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चेनिंग के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है। चेन, इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड फॉर मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय चेन। चेन सबसे पुराना मेथड है मेज़रमेंट का, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मेज़रमेंट करते हैं। अब बात करें इसको कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। चेन्स मेड ऑफ स्ट्रेट लिंक ऑफ माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायामीटर टू मेज़र द डिस्टेंस। brass rings are inserted at every 1 meter and brass tags are inserted at every 5 meter. Chains are generally available in 20, 30 and 50 meter in a length. तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि वो कहता है कि चेन जो बनती है वो एकदम स्ट्रेट लिंक से, माइल्ड स्टील से बनती है, माइल्ड स्टील की वायर से बनती है जिसका डायमीटर 4 mm होता है। देन उसके बाद हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक ब्रास की रिंग्स प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम उस पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस इतना मेज़र हो गया। उसमें डिस्टेंस शो करता है कि हर 5 मीटर पे एक टैली लगी हुई है, एक ब्रास का टैग लगा हुआ है, उसको हम एज अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। और बात करें चेन्स की, जो लेंथ अवेलेबल है वो अपने पास 20 मीटर की भी है, 30 मीटर की भी है, और अब तो 50 मीटर में भी अवेलेबल हो रही है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेनिंग। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग एज मेड ऑफ स्टील, बहुत ही मज़बूत होती है क्योंकि ये किससे बनी होती है, स्टील के लिए। फील्ड मेजरमेंट सूटेबल इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, सिर्फ और सिर्फ हम इसको जो अच्छे से सूटेबल करती है वो हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया में करती है। इट हैज़ लेस एरर,
क्योंकि इससे एरर लेस क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इसका डिस्टेंस जो इसका लेंथ होती है वो बहुत कम होता है, हम इजीली एरर को रिमूव कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें, हैवी इन वेट, क्योंकि ये स्टील की बनी होती है तो बहुत ही वेटेज वाली होती है, लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है। सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, छोटे वर्क और एक टेम्परेरी वर्क के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट है ये। लेंथ शॉर्टन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लिंक, इसकी लेंथ शॉर्ट होने की वजह से जो इसके लिंक्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि लिंक कभी कभार, जैसे हिली एरिया में हम यूज़ करते हैं इसका, तो उसके लिंक्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ चेन में ये 3 टाइप्स की अपने पास अवेलेबल होती है। जो मेन डिवीज़न है वो एक मैट्रिक चेन होती है और एक नॉन मैट्रिक चेन होती है। मैट्रिक चेन वो चेन होती है कि जिसके यूनिट मीटर में हों, तो हम उसको एक मैट्रिक चेन बोलते हैं। और नॉन मैट्रिक चेन वो चेन होती है कि जिसके यूनिट मीटर में ना हो, उसको हम नॉन मैट्रिक चेन बोलते हैं। तो मैट्रिक चेन में जो हमारे पास लेंथ अवेलेबल है वो 20 मीटर और 30 मीटर है। और बात करें लिंक्स की, तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं 20 मीटर वाली में, और 150 लिंक्स होते हैं 30 मीटर वाले में। अब घंटर चेन की बात करें तो घंटर चेन की जो लेंथ होती है उसके सबसे पहले जो यूनिट होते हैं वो यार्ड्स में होते हैं। मैट्रिक चेन के यूनिट मीटर में होते हैं और घंटर चेन के यूनिट यार्ड्स में होते हैं। जो कि इसकी लेंथ है वो 66 फीट होती है और 150 इसके लिंक्स होते हैं। और इंजीनियरिंग चेन की बात करें तो इसके भी यूनिट यार्ड्स में होते हैं। ये बाहर के कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, हमारे इंडिया में मैट्रिक चेन को यूज़ किया जाता है। और जो 100 फीट इसकी लेंथ होती है और 100 ही लिंक्स होते हैं इंजीनियरिंग चेन में। फिर उसके बाद अब दो तरीके का इसमें काम होता है, 2 तरीके के सर्वेयर होते हैं। एक फील्ड वर्क का सर्वे होता है और एक ऑफिस वर्क का सर्वे होता है। इसमें जैसे कोई भी हम काम फील्ड में करें तो उसको हम फील्ड वर्क बोलते हैं, फिर उसी काम को जाके हम ड्राइंग बनाते हैं तो वो ऑफिस वर्क होता है। तो फील्ड वर्क जो होता है, इट कंसिस्ट इन टेकिंग मेजरमेंट फॉर डिटेल रिकॉर्डिंग फील्ड नोट एंड सेटिंग आउट ऑफ द वर्क। सो बेसिकली फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं कि मेज़रमेंट लेते हैं डिटेल्स की, जो जो हम काम करते हैं उनकी मेज़रमेंट लेते हैं। देन उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी फील्ड बुक पे और फिर काम अपने को सेट आउट करते हैं। और ऑफिस वर्क की बात करें, इट कंसिस्ट इन प्रिपेयरिंग मैप्स प्लान सेक्शन फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन द फील्ड एंड आल्सो कलेक्टेड द एरिया एंड द वॉल्यूम्स एंड डिज़ाइंड द वेरियस स्ट्रक्चर। तो जो ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में हम केवल वही काम करते हैं कि जैसे हमने जो जो काम हमने फील्ड में किया हो, जो मेज़रमेंट हमने फील्ड वर्क में ली हो, उसको हम क्या करते हैं कि वही उसको कैलकुलेट करके फिर उसके मैप्स वगैरह एंड उसके जो भी हैं सेक्शंस हो गए, उसके एलिवेशंस हो गए, उसको हम ड्रा करते हैं किस पे, ऑफिस वर्क में किसी भी एक ड्राइंग शीट पे। देन उसके बाद एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाता है, केयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मेन चीज़ ये है कि जब तक हम इंस्ट्रूमेंट की केयर नहीं करेंगे वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो केयरिंग है, किसकी, इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट करने की। इसमें भी कुछ एक दो लाइनें हैं, जैसे कि द सर्वे मस्ट बी थॉरोली फेमिलियर विद द इंस्ट्रूमेंट विच ही विल बी कॉल्ड अपॉन द यूज, ही मस्ट ऑल्सो नो द मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब बात करें केयरिंग एंड एडजस्टमेंट की, तो केयर एंड एडजस्टमेंट वो एक ऐसा फैक्टर है कि वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए उसके लिए, और वही पर्सन उसको यूज़ करना चाहिए कि जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, तभी वो केयर भी कर पाएगा। देन उसके बाद एक प्रॉपर एडजस्टमेंट भी कर पाएगा। इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट से क्या होगा कि उसमें एरर्स आएंगे, फिर एरर्स को रिमूव करने में बहुत सारा वक्त लगता है। देन उसके बाद कई बार हमें दूसरी बार रीडिंग लेनी पड़ती है, उसमें भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो हम टाइम को ज़्यादा लिए हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट की केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया देन उसके बाद उसको धूप या डस्ट में छोड़ दिया, जिससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के लेंसेज ख़राब हो जाते हैं, उनको करोजन लग जाता है। एक प्रॉपर उनको केयर करनी पड़ती है। देन उसके बाद
उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। केयरिंग एंड एडजस्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग। सो केयर और एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगी इंस्ट्रूमेंट की, तो हम उनसे जो रीडिंग्स लेते हैं या जो भी हम बाकी की मेज़रमेंट करते हैं वो एकदम इम्प्रॉपर रहेगी। देन नेक्स्ट है उसके बाद टेप्स और मटेरियल यूज। टेप क्या क्या होता है? टेप्स बेसिकली एक मॉडर्न टाइम में सर्वे का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या करते हैं, पहले एंशिएंट टाइम में हम चेन से मेज़र करते हैं, अब हम किससे करते हैं, टेप से करते हैं। तो टेप से हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली टेप से मेज़रमेंट लेते हैं, डिस्टेंस करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और एक्यूरेट मेथड है। अब टेप्स में भी डिफरेंट टाइप्स की टेप्स हैं। क्लॉथ एंड लिनन टेप होती है, किसकी बनी होती है, ये वर्निश स्ट्रिप ऑफ वोनल लिनन की कपड़े की टेप होती है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे दर्जियों के पास होती है। देन उसके बाद इंजीनियरिंग के पास भी ये टेप होती है। मेटेलिक टेप रेनफोर्स विद ब्रास और कॉपर वायर। मेटेलिक टेप वो टेप है जो कि रेनफोर्स और ब्रास और कॉपर वायर से बनी होती है। स्टील टेप एक होती है, स्टील टेप स्टील रिबन की बनी होती है। देन उसके बाद आपकी एक इनवर्ट टेप है जो कि अलॉय स्टील और निकल की बनी होती है, जिसमें अलॉय की जो मात्रा होती है वो 64% होती है और जो निकल होता है वो 36% होता है उसमें। देन नेक्स्ट इज करेक्शन फॉर चेन एंड टेप मेजरमेंट। ऐसी कौन कौन सी करेक्शंस हैं जो चेन और टेप मेजरमेंट में यूज़ की जाती हैं? तो इसमें 3-4 टाइप्स की ये टेप करेक्शन है, चेन करेक्शन है। सबसे पहले चेन करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ। चेन में बी फाउंड टू बी लॉन्गर और शॉर्टर देन इट्स इज डिजाइंड लेंथ बिफोर and after the distance measurement taken. If the chain is found to be long, it will measure less distance than true distance. Similarly, if the chain is too short, it will measure more distance than the true distance. If incorrect length of chain is known, correction to be applied to measurement distance so that true distance is obtained. सो बेसिकली फर्स्ट जो करेक्शन है वो हमारी वो लेंथ पहले की बात की गई है कि अगर हमारी चेन या तो ज़्यादा लंबी होगी या वो ज़्यादा छोटी होगी, उसके कारण जो भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे, अगर हमारी चेन लंबी पाई जाती है तो वो क्या करेगी, लेस डिस्टेंस मेज़र करेगी देन किससे, टू डिस्टेंस से। अगर इसी तरह हमारी चेन टू शॉर्ट होगी तो हमें ज़्यादा बार मेज़रमेंट करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू टू डिस्टेंस। तो अगर हमारी चेन की लेंथ ही इनकरेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम मेज़रमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, करेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं होंगी। जो हमारी फर्स्ट करेक्शन थी वो चेन की करेक्शन थी, जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कि चेन की लेंथ ज़्यादा या छोटी होगी तो उसके कारण क्या क्या एरर्स होंगे। देन उसके बाद हमारा आ जाता है टेप करेक्शन। टेप करेक्शन का भी लेंथ के बारे में बोला गया है। दिस करेक्शन इज एप्लॉयड व्हेन टेप मे बी फाउंड टू बी टू लॉन्गर और शॉर्टर देन इट्स डिज़ाइन लेंथ आर स्पेसिफाइड। इसमें भी यही है कि अगर हमारी चेन या तो ज़्यादा बड़ी होगी या ज़्यादा छोटी होगी तो उसके कारण जो उसमें लेंथ में जो इम्प्रॉपर आएगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ करेक्शन फॉर लेंथ। सो जो अपना टेप करेक्शन है उसको जो उसमें फर्स्ट लेंथ है, फर्स्ट करेक्शन है वो करेक्शन फॉर लेंथ है कि जो उसे ये हम डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि हमारा अगर टेप की लेंथ ज़्यादा छोटी होगी या ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके कारण जो भी लेंथ के कारण मेज़रमेंट हम करेंगे तो उसमें करेक्शन आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फॉर लेंथ। जिसका स्पेसिफाइड फार्मूला जो है, स्पेसिफाइड फार्मूला वो है CA इज इक्वल टू L.C/L, वेयर CA वो करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, L हो गया आपका मेजर लेंथ, और C जो है वो करेक्शन पर टेप लेंथ एंड देन L डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप। तो CA वो हो जाएगा जो करेक्शन आएगा लेंथ के कारण उसको हम करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ बोलते हैं। और L जो है जो हमने मेजर्ड की लेंथ को, उसको हम टेप से जो हमने लेंथ को मेजर्ड किया वो हमारा मेजर्ड लेंथ हो जाएगा।
और सी जो हो जाएगा उस या तो चेन ज़्यादा छोटी हुई या जो ज़्यादा चेन बड़ी हुई, उसके कारण जो करेक्शन होगा उसको हम करेक्शन पर टेप लेंथ बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। और एल जो है जो एक फिक्स्ड लेंथ होती है किसकी, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप। दिस इज द फार्मूला विच इज़ यूज्ड इन टेप करेक्शन फॉर लेंथ। करेक्शन फॉर टेम्परेचर है दूसरा आपका लेंथ। दिस करेक्शन इज नेसेसरी when the temperature on the field is different from the temperature at which tape is calibrated। जो करेक्शन हमारी टेम्परेचर के कारण होगा उसको हम करेक्शन फॉर टेम्परेचर बोलते हैं। मान लो कि जब हम टेप को अपने लेबोरेटरी से ले गए तो तब टेप का टेम्परेचर 25 डिग्री था। देन उसके बाद हम मेज़रमेंट करने लगे फील्ड में तो उस वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके कारण जो करेक्शन होगा, टेप जो हमारा कैलिब्रेटेड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर का जो फार्मूला है वो है सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एम माइनस टी एल इंटू एस। अब इसमें सी टी को है, सी टी को हम डिफाइन करते हैं किससे, करेक्शन फॉर टेम्परेचर से। देन अल्फ़ा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो हो उसमें चेंज आएगा। टी एम आ जाएगा मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। टी एम वो टेम्परेचर है कि जब हम फील्ड में मेज़रमेंट कर रहे थे वो वाला टेम्परेचर को हम किसे डिनोट करते हैं, टी एम से। देन उसके बाद है आपका टी एस। टी एस वो टेम्परेचर है कि जो पहले से टेप का करेक्शन था, उस टेम्परेचर को हम टी एस बोलते हैं। और देन उसके बाद लेंथ इन मीटर, जो हमने लेंथ को मेज़र किया मीटर में उसको हम बोलते हैं एल। तो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ यूज्ड फॉर करेक्शन फॉर टेप करेक्शन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर इन टेप करेक्शन। देन नेक्स्ट है करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। इफ़ द पुल अप्लाइड इन द टेप ड्यूरिंग मेजरमेंट is more than standard pull at which tape was standard, its length increase due to this distance measured will be less than actual। तो जो हमारा टेप करेक्शन पुल करेक्शन है या उसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, जो पुल की वजह से हमारी टेप में करेक्शन आएगा डिस्टेंस मेज़र करते हुए, यह है उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। इसका जो फार्मूला है वो है सी पी इज इक्वल टू पी माइनस पी ओ इंटू एल अपॉन ए ई। अब उसमें पी क्या है, सी पी हो जाएगा आपका करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। देन उसके बाद जो पी है पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट। पी जो है कैपिटल पी फर्स्ट जो सिंगल पी है वो कौन सा पुल हो जाएगा, जब हम मेज़रमेंट कर रहे हो उसके कारण जो भी पुल लगेगा उसको हम डिनोट करेंगे पी से मेज़रमेंट करते हुए। देन उसके बाद है आपका पी ओ जो स्टैंडर्ड पुल जो पहले से ही फिक्स्ड होता है। एल आपका हो जाता है मेजर्ड लेंथ, जो भी हमने लेंथ को मेज़र्ड किया। देन उसके बाद ए है, अब कितने एरिया को मेज़र किया, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया टेप से हमने मेज़रमेंट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप, जिसको डिनोट करते हैं ए से। देन उसके बाद है आपका ई जो होगा वो इलास्टिसिटी हो गया, जो कि उस टेप में लगता है, हम इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। देन है उसके बाद करेक्शन फॉर सैग। द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड मेजर्ड लेंथ अलोंग कैटेनरी इज कॉल्ड सैग। एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्शन ऑफ सैग दिस कर्व में बी एज्यूम्ड। तो जो सैग करेक्शन है वो वाली करेक्शन है कि जिससे हम क्या करते हैं, जब मेज़रमेंट करते हैं तो हम अपनी चेन को एकदम थोड़ा सा ढीला करते हैं, तो उसके कारण एक कर्व बन जाता है, एक कैटेनरी शेप बन जाती है, जिसके कारण हमारा एरर आता है। उस करेक्शन को हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फॉर सैग, जो कि उसका फार्मूला है सी एस हो गया आपका करेक्शन फॉर सैग, W1 का होल स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 24 पी स्क्वायर। सी हो जाएगा आपका सी एस क्या है, करेक्शन फॉर सैग, और W1 जो है वो उस टाइम वेट, अब W1 जो है वो हम मेज़रमेंट कर डिफाइन करते हैं किससे, वेट ऑफ टेप से।
L1 हो गया आपका लेंथ ऑफ टेप, और जो 24 है 24 फार्मूले का है, और पी स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है कि जो भी उस करेक्शन में पुल अप्लाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, पुल अप्लाइड टू द टेप विच इज़ डिनोटेड बाय पी। अब जो करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ था टेप का, उसकी जो करेक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर की जो करेक्शन आएगी वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। देन उसके बाद जो हमारा करेक्शन फॉर पुल है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और देन उसके बाद जो हमारा करेक्शन फॉर सैग है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। दिस इज़ द न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ tape corrections. So we will solve. The question is, a line was measured with a steel tape which was exactly 30 meter at a temperature of 25 degrees Celsius and at a pull of 12 kg. The measured length was 1750 meter. The temperature during measurement was 35 degrees Celsius and the pull applied was 15 kg. Find the true length of the line if the cross-sectional area of the tape was 0.025 centimeter square. The coefficient of expansion of the material of the tape per degree is 3.5 into 10 minus 6, and modulus of elasticity of the material is 2.1 into 10 की power 6 kg per centimeter square. सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ टेप करेक्शन। इसमें ये बोला गया है कि एक कोई लाइन है, कोई डिस्टेंस हमने मेज़र किया है स्टील की टेप से, जिसका लेंथ था वो कितना था 30 मीटर था, और कितने टेम्परेचर पे हमने उसको मेज़र किया 25 पे, और उसको जब पुल लगा वो कितना था 12 kg। द लेंथ वाज 1750। 30 मीटर की चेन से जो हमने डिस्टेंस मेज़र किया वो हुआ कितना 1750 मीटर, और जो उस पर टेम्परेचर लगा उस टाइम मेज़रमेंट करते हुए वो 35 डिग्री था, और उसके बाद जो पुल लगा वो कितना था 15 kg था। फिर उसके बाद जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कोफिशेंट हुआ एक्सपेंशन का वो 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 था, और इलास्टिसिटी जो थी वो तो गिवन रहती है 2.1 इंटू 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो 30 मीटर की टेप दी है सबसे पहले, फिर उसके बाद पहले से जो स्टैंडर्ड पुल था वो कितना था 12 kg था, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था या मीन टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर था वो 25 डिग्री था। उसके बाद जो भी चेंज हुआ वो जाके मेज़रमेंट हुआ, तो जैसे 12 kg पुल लगा तो जब हम मेज़रमेंट करने लगे तो वो कुल पुल 15 kg हो गया। 25 डिग्री टेम्परेचर था पहले, फिर 35 हो गया। 30 मीटर की टेप से हमने डिस्टेंस कितना मेज़र किया 1750 मीटर, और जो टेप का एरिया था वो 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा बनाएंगे, फिर वन बाय वन हम अपने फार्मूले से जो हमने पढ़े हैं उनसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे और करेक्शन के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में क्या है, टेप का लेंथ दिया है जो कि कितना है 30 मीटर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है जिसको हम इनिशियल टेम्परेचर बोलते हैं, वो TO हो जाएगा जिसको हम 25 डिग्री बोलते हैं, दिया गया है। मेन टेम्परेचर इन द फील्ड जब हम मेज़रमेंट कर रहे थे उस टाइम का टेम्परेचर था 35 डिग्री, जिसको डिनोट करते हैं TM से। देन उसके बाद मेजर लेंथ ऑफ द लाइन, 30 मीटर की टेप से हमने कितने डिस्टेंस को मेज़र किया वो 1750 मीटर था। पुल अप्लाइड P जो था वो कितना लगा 15 kg, और जो स्टैंडर्ड पुल था वो पहले कितना था 12 kg था। क्रॉस सेक्शनल एरिया था 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो था वो जो आपका अल्फ़ा था वो कितना था 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देन उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो कितना था 2.1 इंटू 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, इसका हमें एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करनी है इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करके। सबसे पहले जो करेक्शन निकलेगी वो कौन सी करेक्शन होगी, करेक्शन टू बी अप्लाइड फॉर टेम्परेचर एंड पुल। पहले हमें टेम्परेचर की करेक्शन निकालनी है,
उसमें यह है कि लेंथ में कोई करेक्शन नहीं है। टेप की लेंथ जो है वो 30 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ है। अब हमें टेम्परेचर की करेक्शन निकालनी है, जो कि टेम्परेचर निकालने की करेक्शन का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। CT इज इक्वल टू अल्फ़ा TM माइनस TO इंटू L। अब CT क्या डिनोट करता है? करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? आपके क्वेश्चन में दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। 3.5 इंटू 10⁻⁶, तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है। फिर TM, देखो TM क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डाटा में, मीन टेम्परेचर जो कि 35 डिग्री है, और माइनस देखो TO हो जाएगा जो कि जिसकी वैल्यू है 25, और इनटू जो भी हमने डिस्टेंस को मेज़र किया वो हमारा क्या हो जाएगा? मेजर्ड लेंथ हो जाएगा, जो कि है 1750। तो इसको मैंने कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आया वो आया 0.06125 मीटर पॉजिटिव। मैंने बताया था कि जो करेक्शन फॉर टेम्परेचर है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो मैंने इसको कैसे किया? 3.5 इंटू 10⁻⁶ को पहले कैलकुलेट किया, देन उसमें से मैंने 35 में से 25 को माइनस किया और 10 बचा, और उनको ब्रैकेट खोल के मैंने फिर इनको प्लस माइनस करके जो मेरा आंसर आया वो 0.06125 पॉजिटिव में आया। उसके बाद है आपका करेक्शन फॉर पुल अप्लाइड, जिसका फार्मूला है P माइनस PO इंटू L अपान AE। CP हो जाएगा आपका करेक्शन फॉर पुल। P कितना था क्वेश्चन में? 15 था, PO 12 था, L था 1750, और A जो था एरिया भी दिया हुआ था 0.025 इंटू 2.1, 0.025 था, उसको वो सेंटीमीटर था तो मैंने उसको मीटर में चेंज किया। देन उसके बाद 2.1 इंटू 10⁻⁶ थी, जो कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी। देन मैंने इसको प्लस माइनस करके जो मेरा सम आया कैलकुलेशन करके वो 0.1 मीटर पॉजिटिव में आया पुल। जो हमारा पुल लगा कितना था? वो 0.1 मीटर। देन उसके बाद मैंने ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकाली। ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन में सबसे पहले जो फार्मूला लगता है, तो इसमें एक क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था इसमें दो चीज़ें निकालनी थी हमें, करेक्शन फॉर टेम्परेचर और करेक्शन फॉर पुल। जो करेक्शन फॉर सैग था वो इसमें गिवन नहीं था, तो मुझे अब इसका ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला है CT प्लस CP, वेयर CT आपका हो जाएगा करेक्शन फॉर टेम्परेचर, और जो आपका CP हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्शन फॉर पुल, और प्लस मेजर लेंथ ऑफ द लाइन, जो कि हमने 30 मीटर की चेन से जो हमने डिस्टेंस को मेज़र किया वो वाला वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? 1750 लिया, जो कि मेजर लेंथ ऑफ द लाइन था, उसमें मैंने प्लस किया 0.06125 जो कि करेक्शन फॉर टेम्परेचर था। फिर देन मैंने उसको बाद इसमें ऐड किया क्या? 0.1, जो कि क्या था आपका करेक्शन फॉर पुल। तो जो टोटल करेक्शन हुआ उस 30 मीटर की चेन से, जब हमारा एक्चुअल डिस्टेंस के बाद जो हमारा आया वो 1750.16125 मीटर, जो हमारा करेक्शन हुआ वो नियर अबाउट 1.6 मतलब 1750 तो उसका एग्जैक्ट था। अब उसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू है ये हमारा इतना करेक्शन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं हेंस द टोटल करेक्शन of measured length line is 1750.16125 मीटर। इस प्रकार से हमने एक ये बेसिक न्यूमेरिकल किया जो किस पे था? करेक्शन फॉर टेप का था, जिसमें हमें टेम्परेचर करेक्शन निकालनी थी, और उसके बाद हमें करेक्शन फॉर पुल निकालना था। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें गिवन डाटा बनाना पड़ेगा। उस गिवन डाटा से हमें ये पता चलेगा कि हमारी क्या क्या रीडिंग्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिर हमें फार्मूले को अच्छे से पुट करना है, हर एक वैल्यू को प्लस माइनस करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, साइंस देने हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के, देन उसके बाद हमें टोटल करेक्शन निकालनी है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्शन फॉर जो टेम्परेचर वाला था वो हमने इस तरीके से किया। देन उसके बाद करेक्शन फॉर
टेप भी हम ऐसे ही निकालते हैं, जिसमें बहुत सारा, जैसे करेक्शन फॉर टेम्परेचर आ जाता है, करेक्शन फॉर पुल आ जाता है, करेक्शन फॉर सैग भी आ जाता है। तो अगली हम लेक्चर में हम करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर पुल और करेक्शन फॉर टेम्परेचर का निकालेंगे, जो कि सेम प्रोसेस है। इन केस अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे या तो डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हेल्प 24/7 आपको हेल्प करूँगा, आपको प्रॉपर गाइडिंग करूँगा। हमें कोई भी किसी प्रकार की इसमें दिक्कत ना हो, हमारी गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस से हमारे व्हीकल चल सकें। और रेलवे ट्रैक का इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि एक्सीडेंट से बचे, क्योंकि ट्रेन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उस सरफेस को एक प्रॉपर लेवलिंग देना। तो इसका यूज़ मेनली जो हम करते हैं वो हाईवेज़ और रेलवेज़ में किया जाता है। देखा जाए तो इसका, जैसे मैंने बताया कि मेन यूज़ इसका हाईवे और रेलवे में किया जाता है, बट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैनाल्स में भी हम यूज़ किया जाता है करते हैं, ताकि पानी का जो फ्लो हो वो आराम से ट्रैवल कर सके। और वाटर सप्लाई सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। जब तक वहाँ पे लेवलिंग नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा, पानी की सप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लेवलिंग है, सर्वे लेवलिंग है, इसका हम यूज़ टू डिज़ाइन द हाईवे। इट इज़ आल्सो यूज इन रेलवे ट्रैक्स, it is used in canals, water supply system and other some major construction projects. Then the basic terms of leveling, जो आपकी डायग्राम में शो किया गया है, ये कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ड्यूरिंग द सरफेस ऑफ लेवल। इसमें जो इंक्लूड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल एंगल है, लेवल लाइन है, लेवल सरफेस है, एलिवेशन है, डिफरेंस एलिवेशन है। ये सब ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम लेवल में यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो इन टर्म्स का यूज़ कर, लेवलिंग करने से पहले हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, तभी हम दो पॉइंट्स के बीच का एक डिफरेंस जो एलिवेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा। तो अभी जो हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग के लिए, उसको हम ऑटो लेवल बोलते हैं, जो कि इस स्लाइड में शो किया गया है। ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट नेम इज़ ऑटो लेवल। इसके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे लेवलिंग स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, जहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस है, इसमें हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। साइट का है, जहाँ से हमें फोकसिंग करनी पड़ती है। सर्कुल लेवल बबल ट्यूब है, इसमें एक बबल ट्यूब होती है जो जिससे हम क्या करते हैं कि उसको सेंटर में लाते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट अब लेवल हो चुका है। देन उसके बाद आई पीस फोकस है, जहाँ से हम उनको देखते हैं। और फिर स्क्रूज़ हैं। स्क्रूज़ वो हैं जिनको से हम क्या कर सकते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं जब हम इसका सेटअप करता है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सर्वे लेवलिंग का, जिससे हम क्या करते हैं कि लेवलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। कुछ इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं, सबसे पहले ट्राईपोड पे, फिर उसकी सेंटरिंग करते हैं और उसके बाद पूरे इंस्ट्रूमेंट की हम लेवलिंग करते हैं। जब हमारा सेटअप पूरा रेडी हो जाता है तो फिर हम इस टाइप से फील्ड में उसकी रीडिंग और रिकॉर्डिंग लेते हैं, जो कि आपकी डायग्राम में शो किया गया है। दिस इज़ टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। These are the various instrument which is used for leveling process. Like the instrument which are used in leveling are level हो गया हमारा, जिसको हम leveling staff भी होता है, auto level होता है, dumpy level होता है, and then cushing level और tilting level। ये सब levels की टाइप हैं जिनसे हम क्या करते हैं, leveling करते हैं। ये डायग्राम में कशिंग लेवल की फ़ोटो दिखाई हुई है, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पहले क्या करते थे, लेवलिंग करते थे। देन उसके बाद टिल्टिंग लेवल से हम लेवलिंग करते हैं।
दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टिल्टिंग लेवल विच इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग। देन उसके बाद ऑटो डम्पी लेवल। डम्पी लेवल इज़ आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग प्रोसेस। इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं इसके, जैसे हमने ऑटो लेवल में देखे, आई पीस है, इसमें भी फुट प्लेट है, लेवलिंग बबल है, लेवलिंग स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इमेज फोकसिंग वाला है, साइटिंग वाला है और लेवलिंग पेंडुलम वाला है। ये सब लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम इनको यूज़ करते हैं लेवलिंग प्रोसेस के लिए, चाहे वो हाईवेज़ में हो या रेलवेज़ में हो। देन उसके बाद है आपका एडवांटेजेस बाय द यूज़ ऑफ लेवल। अगर हम लेवल का यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनसे हमें फ़ायदे ही होंगे। जैसे हाई स्पीड मिलेगी, हाई एक्यूरेसी मिलेगी हमें उससे, और जो हम सर्वे करेंगे, जो हम लेवलिंग करेंगे, उसमें ऑपरेशनल कंफर्ट होगा, आराम से करेंगे, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्रीडम हो जाएंगे हम। और इनका जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन है वो एकदम हाई है, एकदम एडवांस है। तो ये सब फ़ायदे हैं हमें कि हम उनसे आराम, अच्छी स्पीड से हम लेवलिंग कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी होगी, उसमें कंफर्ट होगा, उनका जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन वो अच्छा होगा, और साथ में उनका जो फ्रीडम, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होंगे वो उनसे एकदम सेफ़ होंगे। देन उसके बाद आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। बेंचमार्क एक ऐसी टर्म है जो कि हम सर्वे में यूज़ करते हैं। बेंचमार्क को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। मान लो कि हमने कहीं से काम शुरू किया, वहाँ पे हमने कोई अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, कोई पत्थर रख लिया, कोई पेड़ को अपने को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या कोई टेम्परेरी सी चीज़ रख ली जो कि हम सुबह काम करें और शाम को ख़त्म करके उसको वापस ले लें, तो उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। अब इसमें 3 टाइप हैं: परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्री बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जैसे आपने रोड के साइड्स पे देखा होगा लिखा हुआ, किलोमीटर्स वहाँ पे लिखे होते हैं, वहाँ पे गाड़ी की स्पीड को मेंशन किया होता है, वो सब परमानेंट बेंचमार्क में होते हैं जो हमेशा ओवरलास्टिंग रहें। और टेम्परेरी बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जब हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हमने सुबह काम शुरू कर दिया तो वहाँ पे हमने कोई अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम उसको साथ में उठा के ले गए या उसको कहीं रख दिया, तो वो हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क है। आर्बिट्री बेंचमार्क वो बेंचमार्क होता है कि जो एक छोटे वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई भी मेज़न हमारा घर बनाता है तो उसमें वो क्या रखता है कि 2 रस्सियों को लेके किसी भी 2 पॉइंट पे फिक्स करके उनको रखता है। जो बेसिकली आर्बिट्री बेंचमार्क वो है कि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो कि एकदम शॉर्ट वर्क के लिए यूज़ हो। तो ये बेंचमार्क की टाइप्स थी और बेंचमार्क। देन नेक्स्ट उसके बाद है टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल, सेटिंग अप द लेवल, लेवलिंग अप, फोकसिंग। सेटिंग अप द लेवल में ये है कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, वो पूरा प्रोसेस सेटिंग अप टू द लेवल तक आएगा। लेवलिंग एक ऐसी टर्म है कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लिया, वो एकदम पैरेलल है, उनका जो डिस्टेंस है वो 3 इक्वल है। और फोकसिंग उसके बाद ये है कि हमने उसको, अब वो रीडिंग लेने के लिए रेडी हो गया। This operation include setting up the level on the tripod and leveling it approximately by legs adjustment. Bring bubble tube in center. Leveling of the instrument approximately by the legs of tripod and accurately by the foot screw. So it's mean अगर हमें सेंटरिंग करनी है या लेवलिंग करनी है तो हमें अपने बबल ट्यूब को सेंटरिंग में करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो ट्राइपॉड है उसके फुट स्क्रू को हमें टाइट करना पड़ेगा एक्यूरेटली से, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरा लेवलिंग अप हो जाएगा। फोकसिंग एक ऐसी टर्म है कि जिससे हम क्या करते हैं कि फोकस करते हैं, रीडिंग लेते हुए हम इमेज को कैप्चरिंग करते हैं ताकि हमारी जो उसमें विजन हो वो एकदम डिस्टेंस हो,
एकदम क्लियर विजिबल हमें हो, एकदम अच्छे से हमें रिकॉर्डिंग आए, तो उससे उस प्रोसेस को हम फोकसिंग बोलते हैं। फर्स्ट फोकस ऑन स्टाफ एंड देन कैप्चर द रीडिंग, मीन्स कि हमें फोकस करना है स्टाफ पे जिस पे रीडिंग लिखी होती है, और उसके बाद हमें क्या करना है, टेलीस्कोप और आई पीस की हेल्प से हमें रीडिंग्स को कैप्चर करना है। देन फोकस द आई पीस फॉर डिस्टेंस विजन, ताकि हमारा जो हमने देखा वो एकदम प्योरली साफ था, रीडिंग रिकॉर्डिंग जो भी थी वो एकदम एक्यूरेट थी। देन नेक्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होती है कि जिसमें हम रीडिंग्स लेने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी है, अब हमें रीडिंग लेनी है और उस पर फिर अपनी फील्ड बुक पर रिकॉर्ड करनी है। तो इसमें 3 प्रकार की रीडिंग ली जाती है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड और लाइन ऑफ कोलिमेशन। बैक साइड वो रीडिंग होती है कि जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड वाली जो पोजीशन होगी, तो वो वाली जो हम रीडिंग कैप्चर करेंगे उसको हम बैक साइड बोलते हैं। देन फोर साइड सामने वाली रीडिंग, फ्रंट रीडिंग को हम फोर साइड बोलते हैं। और इंटरमीडिएट साइड एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे हमें अपना लेवलिंग स्टाफ देखना बंद हो जाता है कुछ डिस्टेंस मीटर की दूरी पे, तो हम क्या करते हैं उसके बाद अपने सेटअप को वहाँ से शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो उसके बाद जो वाली हम रीडिंग आती है उसको हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। देन उसके बाद लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन वो होता है कि जहाँ पे 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हो उसको हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एरर इन लेवलिंग। ये हम पढ़ते आए हैं कि लेवलिंग में क्या एरर हैं, थेडोलाइट में क्या है, कंपास में क्या है। तो इसमें भी 3 प्रकार के एरर हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं कि जो कोई भी डिफेक्ट हमारे अगर इंस्ट्रूमेंट में हो और उसकी वजह से हमारी रीडिंग्स में जो एरर आएंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होंगे। फिर उसके बाद नेचुरल एरर। नेचुरल एरर आपके वो एरर होते हैं कि जो नेचर की तरफ से हों, तेज़ धूप के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से रीडिंग न ले पाए, लेंस पे फ़र्क पड़ गया, या बारिश के कारण अच्छे से हमारा सेटअप हिल गया, तो वो सब जो भी कुदरती दुर्घटना होंगी वो नेचुरल एरर में होगी। और पर्सनल एरर जो तो आपकी खुद की गलतियाँ होंगी उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने रीडिंग्स ले ली, अच्छे से कैप्चर कर ली, बट हमने जो अपनी फील्ड बुक पे उन रीडिंग को लिखा नहीं ठीक से, कुछ कन्फ्यूजन हुआ, कुछ गलती हुई हमसे, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो ये जो एरर हैं ये लेवलिंग में पाए जाते हैं या फिर थेडोलाइट में भी पाए जाते हैं, उसके बाद कंपास सर्वे में भी पाए जाते हैं। यह हमारी खुद की गलती